जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स एक ही अटैक में उन सभी हेवनली अपासल को मार देता है। इसे देखकर वो गोल्डन फिगर बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो एक ही अटैक में इन सभी हेवनली अपासल को मार दिया है। और तभी उसके कटे हुए हाथ में से ब्लड निकलने लग जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया और जो गोस्ट किंग का डोमेन है वो तुम्हें 100% मिल चुका है और जो गोस्ट किंग और जो उसकी सेना है वो अब तुम्हारे कंट्रोल में आ गई है। और जो गोल्डन फिगर यानी कि हेवनली बीइंग था वो वॉन्डरस के अंदर डिवॉल्व हो गया है। जिन गोल्डन चेन्स ने उस गोल्डन फिगर को पकड़ के रखा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां से गायब हो जाती है और उस गोल्डन फिगर की बॉडी से बहुत सारा गोल्डन ऑरा निकलने लग जाता है। उसे देखकर मैक्स बोलता है ये इस तरह से सुकड़ क्यों हो रही है और ये छोटी क्यों हो रही है। वो गोल्डन फिगर बोलती है लगता है कि सुप्रीम गॉड ने मुझे छोड़ दिया है। और वो देखते ही देखते एक छोटे बच्चे में बदल जाती है और लास्ट में वो एक एग बन जाती है। मैक्स बोलता है अब क्या होगा, ये तो एक अंडे में बदल चुकी है। ये बोलकर मैक्स उस एग को उठा लेता है। मैक्स बोलता है क्या मुझे इसे तोड़कर खोल देना चाहिए। और तभी सिस्टम मैक्स को बताता है आपको सेलेस्टियल एग मिला है जिसे आप डीमन बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और ये एब्सोल्यूट रूलर यानी कि मैक्स को सर्व करेगा। मैक्स बोलता है चलो मैं इस एग को चेक करता हूँ ये डिमोनिक है या फिर नहीं। ये बोलकर मैक्स उस एग को चेक करता है तो सिस्टम मैक्स को बताता है ये एक डिमोनिक एग है जो कि 1 घंटे के बाद हैच हो जाएगा। मैक्स बोलता है अगर ये एक डिमोनिक बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया तो मैं सेलेस्टियल के बारे में जान सकता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम प्रोफेसर पार्क की लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर वो तीनों अभी भी उस लैब के अंदर बंद होते हैं। चानहो बोलता है आखिर ये प्रोफेसर पार्क का असिस्टेंट हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जिमी बोलती है ये सब कुछ देखकर तो क्लियर है कि प्रोफेसर पार्क की जो लाइफ है वो भी खतरे में है। और तभी हानिल अपने हाथ के इशारे से उन दोनों को चुप करवा देता है और वो ऊपर की तरफ देखने लग जाता है। और फिर हम ऊपर का सीन देखते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा 2 सिर वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक खतरनाक लुक के साथ उन तीनों को देख रहा होता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर बोलता है क्या ये सभी हंटर हैं। ये बोलकर वो वहाँ पर नीचे उन तीनों के सामने आ जाता है और बोलता है मुझे इंसानों को देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर जिम्मी और चानहो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिम्मी हानिउल से पूछती है डायरेक्ट आखिर ये क्या चीज है। हानिउल उन दोनों को बताता है इसे इंसान और मॉन्स्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है। ये आधा इंसान और ये आधा मॉन्स्टर है। जिम्मी को देखकर वो 2 सिर वाला मॉन्स्टर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा सुंदर, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं इसके सिर को अपने बगल में लगाऊं। ये सुनकर जिम्मी को गुस्सा आ जाता है, वो अपने गन से उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे एमओ शूट करती है लेकिन उस मॉन्स्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। हानिउल जल्दी से अपने हाथ में एनर्जी स्वॉर्ड को बनाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। आगे से वो मॉन्स्टर अपनी कुल्हाड़ी से हानिउल के अटैक को ब्लॉक कर देता है और तभी हानिउल अपने हाथ को आगे की तरफ करके उसमें से एक सोलर बीम अटैक करता है जो कि सीधा उस मॉन्स्टर के दूसरे सिर पे जाकर हिट करती है और वो सिर वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। वो मॉन्स्टर गुस्से से बोलता है तुम तो बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझ पर स्नेक अटैक किया और तुमने मेरे पेट को मार दिया, आखिर तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। ये बोलकर वो हानिउल को पीछे की तरफ धकेल देता है और उससे बोलता है क्या तुम इतना ही कर सकती हो। हानिउल एक बार फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के दूसरे हाथ में जो वेपन होता है वो उसे बहुत ही स्पीड से घुमाते हुए हानिउल को मारता है जिससे कि हानिउल उड़ता हुआ सीधा एक दीवार से जाकर टकराता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। वो मॉन्स्टर जल्दी से एक बार फिर से हानिउल के ऊपर अटैक करता है तो हानिउल वहां से जंप करके उस मॉन्स्टर के पीछे की साइड चला जाता है और तभी उस मॉन्स्टर के सिर पे कुछ एमओ आकर लगती है जो कि जिम्मी ने शूट की होती है। और फिर सीन चेंज होता है, हम पैंथियन का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स रूसियो को उस एग को दिखाता है और उस एग को देखकर रूसियो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी उस एग में काफी सारी दरारें आ जाती है और वो एग पूरी तरह से टूट जाता है और उसके अंदर से एक छोटी सी बटरफ्लाई जैसी लड़की बाहर आ जाती है। उसे देखकर रूसियो हैरानी से बोलती है मास्टर देखो इसमें से कुछ तो बाहर निकला है। वो छोटी सी लड़की रूसियो को देखकर बोलती है हेलो क्या तुम मेरी मास्टर हो। तो आगे से रूसियो बोलती है क्या मास्टर, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। और तभी मैक्स उस छोटी लड़की से बोलता है बटरफ्लाई तुम्हें सेलेस्टियल के बारे में जितना भी सब कुछ पता है जल्दी से वो सब कुछ मुझे बता दो। ये सुनकर वो लड़की हैरानी से बोलती है क्या सेलेस्टियल, लेकिन मुझे माफ कर देना, मुझे अपने पहले की कोई भी मेमोरी याद नहीं है। ये सुनकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपनी इन्वेंटरी से अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है क्या तुम्हें सेलेस्टियल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसका मतलब तुम सिर्फ एक बेकार की बटरफ्लाई हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे सिर्फ एक बेकार की बटरफ्लाई मिली है जो कि किसी भी काम की नहीं है। उस बटरफ्लाई जैसी लड़की को मारते हुए देखकर रूसियो जल्दी से मैक्स के आगे आ जाती है और मैक्स से बोलती है मास्टर 1 मिनट रुको, मुझे हमेशा से ऐसा पेट या फिर कुछ और चाहिए था, प्लीज इसे मत मारो। ये बोलकर रूसियो उस छोटी लड़की से बोलती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे कि लगे कि तुम काम की हो। ये सुनकर वो छोटी लड़की रूसियो से पूछती है आखिर मुझे क्या करके दिखाना चाहिए और तभी उसे सेलेस्टियल स्टोर के बारे में याद आता है और वो उसे वहां पर समन कर लेती है। तो वहां पर एक सेलेस्टियल स्टोर आ जाता है, उसे देखकर रूसियो बोलती है देखो ये कितनी ज्यादा अमेजिंग स्किल है लेकिन मैक्स को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता।
था। उस सेलेस्टियल स्टोर के अंदर काफी सारे वेपन और काफी सारी चीजें होती हैं और वहाँ पर एक फ्यूचर डायरी होती है। उसे देखकर मैक्स उस छोटी लड़की से पूछता है, बटरफ्लाई आखिर ये चीज क्या है? तो वो छोटी लड़की मैक्स को बताती है, ये फ्यूचर जर्नल है जिसको कि सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है और ये अपने ओनर को उसके फ्यूचर के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देती है। आप इसे अपने अचीवमेंट पॉइंट से परचेज कर सकती है। मैक्स बोलता है, तो ये फ्यूचर जर्नल मुझे अपने फ्यूचर के बारे में बताएगा, ये काफी अच्छा है, मुझे लगता है मुझे इसे परचेज करना चाहिए। सिस्टम मैक्स को बताता है, फ्यूचर जर्नल, इससे तुम अपने फ्यूचर के बारे में जान सकती हो और तुम इसका सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती हो और इसका यूज करने के बाद तुम हफ्ते के बाद इसे एक बार फिर से परचेज करके इसका यूज कर सकती हो। क्या तुम इसे परचेज करना चाहते हो? तो मैक्स यस दबा देता है और फिर फ्यूचर जर्नल अपनी डायरी में कुछ लिखता है जो कि ना मैक्स को समझ में आते और ना ही मुझे समझ में आते हैं। ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर सीन चेंज होता है। हम मैक्स की घर वाली बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से मैक्स और र्यूसियो बाहर आ जाते हैं। मैक्स र्यूसियो से बोलता है, अब तुम अपने घर पर जा सकती हो। तो ये सुनकर र्यूसियो बोलती है, क्या तुम अपने स्टूडेंट को कहाँ पर छोड़ के जा रहे हो? चलो साथ में चलती है। मैक्स उससे कहता है, तुम जाओ और अपनी डॉल की आई बॉल को ठीक करो। तो र्यूसियो उसकी बात नहीं सुनती। तो मैक्स अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, मुझे अपनी बात को दोबारा से दोहराने के लिए मजबूर मत करो। और मैक्स के इतने ज्यादा पावरफुल ऑरा को देखकर र्यूसियो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम प्रोफेसर पार्क की लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने एक बार फिर से हान्यूल के ऊपर अटैक करके उसे जमीन पे गिरा दिया होता है और उस मॉन्स्टर के सामने चानहो और जिम्मी खड़े होती है और तभी हान्यूल की बॉडी से काफी सारा स्मोक निकलने लग जाता है जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम हान्यूल की बॉडी को देखते हैं जो कि फुल्ली ऑरा वेपन से बनी हुई होती है। हान्यूल बहुत ही गुस्से में उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और वो बहुत ही स्पीड से भागते हुए जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ हो जाता है। वो मॉन्स्टर गुस्से में हान्यूल से कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी हान्यूल अपने हाथ को उसके चेहरे के सामने कर देता है और ये देखकर उस मॉन्स्टर की भी फटके चार हो जाती है। हान्यूल जल्दी से अपने हाथ में से एक ऑरा कैनन को शूट करता है जो कि उस मॉन्स्टर की आधी बॉडी को उड़ा देती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। लेकिन इस अटैक को करने के कारण हान्यूल की एनर्जी भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। जिम्मी बोलती है, डायरेक्टर हान्यूल क्या आप ठीक हो? चानहो अपने मन में बोलता है, तो ये बात सच है कि मार्बल क्लैन का लीडर हान्यूल है, उसकी बॉडी पूरी तरह से ऑरा वेपन से बनी हुई है। हान्यूल उन दोनों से बोलता है, मेरी एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी है तो मुझे अपनी बॉडी को इथर कोर से चार्ज करना पड़ेगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और फिर हम रोमन को देखते हैं जो कि अभी भी उन लोगों को देख रहा होता है। रोमन बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे उसे बाहर निकालना पड़ेगा और उसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं इन लोगों को बिना चोट पहुंचाए जिंदा पकड़ना चाहता था। ये बोलकर हान्यूल एक लेवल एक्स नाम का बटन होता है वो उसे दबा देता है। इसके बाद सीन वापस से उन तीनों पे आ जाता है जहाँ पर हान्यूल अभी भी इथर कोर से अपनी बॉडी को चार्ज कर रहा होता है। उसे देखकर चानहो अपने मन में बोलता है, वो एक एस क्लास का हंटर है, मैंने ये सोच भी कैसे लिया था कि वो इतनी आसानी से मर जाएगा। और तभी वहाँ पर एक लिफ्ट ओपन हो जाती है जिस लिफ्ट के अंदर एक मॉन्स्टर होता है। उसे देखकर चानहो और जिम्मी काफी ज्यादा घबरा जाती है। उस लिफ्ट में से एक बकरी जैसा दिखने वाला एक बिस्ट मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ रोमन बोलता है, इससे पहले कि ये कोटमैन इनकी बॉडी को फाड़ कर इनको खा जाए मुझे उनकी बॉडी के कुछ हिस्से लाने होंगे क्योंकि मुझे उनकी बॉडी पार्ट की जरूरत है। वो गोटमैन बहुत ही गुस्से भरी नजरों से उन तीनों को देख रहा होता है। जिम्मी बोलती है, ये तो एक बिस्ट टाइप का मॉन्स्टर है। हान्यूल भी अपनी बॉडी को चार्ज करके खड़ा हो जाता है। हान्यूल उन दोनों से बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर एक एस क्लास का मॉन्स्टर है। ये सुनकर जिम्मी और चानहो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो दोनों हैरानी से बोलती हैं, क्या ये मॉन्स्टर एक एस क्लास का मॉन्स्टर है? वो गोटमैन अपनी स्वॉर्ड को घड़ीसते हुए उन तीनों की तरफ आने लग जाता है तो आगे से हान्यूल भी बहुत ही स्पीड से भागते हुए जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक पंच मारता है। लेकिन वो गोटमैन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। वो नीचे की तरफ झुककर हान्यूल के अटैक को डॉज कर देता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर हान्यूल बोलता है, ये तो मेरे से बहुत ज्यादा फास्ट है। और तभी हम कुछ ब्लड को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो गोटमैन हान्यूल के एक हाथ को काट देता है और हान्यूल वहीं पर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर चानहो बोलता, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? और जिम्मी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बहुत ही स्पीड से भागती हुई जाती है और वो अपने डैगर से उस गोटमैन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जिम्मी जैसे उस गोटमैन के ऊपर अटैक करती है तो वो गोटमैन वहां से गायब हो जाता है और वो जिम्मी के बगल में आ जाता है और वो जिम्मी को एक जोरदार किक मारता है जिससे कि जिम्मी उड़ती हुई जाती है और वो एक दीवार से जाकर टकराती है। लेकिन जिम्मी को कुछ भी हो पाता है इससे पहले उसके हाथ में जो प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जिम्मी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है जिससे कि जिम्मी को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर हान्यूल जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो उस गोटमैन के ऊपर अपने ऑरा कैनन को शूट करने वाला होता है लेकिन तभी वो गोटमैन बहुत ही स्पीड से मूव करता हुआ उसके पास आ जाता है और हान्यूल के दूसरे हाथ को भी काट देता है और उसके सिर के ऊपर पैर रखे उसे नीचे जमीन में दबा देता है।
चानहो चिल्ला के बोलते हैं, कमीने बकरी कहीं की, जल्दी से वहीं पर रुक जाओ। तो चानहो की बात सुनकर उस गोटमैन का ध्यान चानहो की तरफ चला जाता है और वो हानियुल के पास से गायब होकर सीधा चानहो के सामने आ जाता है और आगे से चानहो भी अपना औजार और सीना तान के खड़ा होता है। वो गोटमैन चानहो को देखकर एक स्माइल करता है। चानहो स्माइल करते हुए उस गोटमैन से बोलता है, मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ जो तुमसे भी ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आज मरने वाला हूँ। इसके बाद वो गोटमैन अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ करके चानहो के ऊपर अटैक कर देता है और चानहो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उस गोटमैन की स्वॉर्ड जैसे ही चानहो को लगने वाली होती है, वहाँ पर काफी सारे शैडो हैंड आ जाते हैं और उस गोटमैन की स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। इसे देखकर वो गोटमैन भी हैरान हो जाता है और वो जल्दी से जंप करके पीछे की तरफ चला जाता है और फिर चानहो के सामने काफी सारे शैडो हैंड इकट्ठा हो जाते हैं और उन शैडो हैंड में से मैक्स बाहर आ जाता है। मैक्स को देखकर जिम्मी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिम्मी हैरानी से मन में सोचती है, ये तो मैक्स है। मैक्स स्माइल करते हुए चानहो से बोलता है, तो कमीने तुम अभी भी नहीं मरे हो। तो चानहो भी स्माइल करते हुए बोलते है, कमीने तुमने मुझे एक एस क्लास का इंसाइट दिया था, तो आखिर इतनी हिम्मत किस में है जो मुझे मार सकता है। इसके बाद वो गोटमैन बहुत ही स्पीड से मूव करता है और वो जिम्मी को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस गोटमैन का अटैक जिम्मी को लग पाता है। इससे पहले वो शैडो हैंड जिम्मी के आगे आ जाते हैं और उस गोटमैन के अटैक को रोक लेते हैं। वो गोटमैन एक बार फिर से हैरान हो जाता है। वो हैरानी से अपने पीछे देखता है तो मैक्स अभी भी उसके पीछे खड़ा होता है। मैक्स स्माइल करते हुए उस गोटमैन को देख रहा होता है और तभी मैक्स अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी एक ऑरा स्कूल स्टेल्थ का यूज करता है, जिससे कि मैक्स अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो गोटमैन भी हैरान हो जाता है और वो मैक्स को अपने आसपास देखने लग जाता है। वो गोटमैन जल्दी से वहाँ पर एक जोरदार रोर करता है, जिससे कि चानहो और जिम्मी को काफी ज्यादा दर्द होता है। चानहो बोलता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे कान फट जाएंगे। और तभी उस गोटमैन को भी अपनी साइड में कुछ फील होता है। वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए उस जगह पर अटैक कर देता है। तो वहाँ पर मैक्स होता है। मैक्स जल्दी से अपने ड्रैगन स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है, तो ये ब्लैक गोट साउंड की मदद से इसने मेरी लोकेशन को ढूंढ लिया, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर हम किसी दूसरी जगह पर रोमन को देखते हैं। रोमन गुस्से से बोलता है, क्या उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि ईस्ट साइड की जो ब्रांच है वहाँ से मैक्स हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बोलते हुए रोमन अपना हाथ एक रेड बटन की तरफ कर देता है। रोमन बोलता है कि इस काइंड मिरर्स का यूज करना सिर्फ एक बर्बादी है, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बोलकर रोमन उस रेड बटन को दबा देता है। उस रेड बटन के दबाते ही वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि काइंड मिरर्स पॉइजन है वो अनलॉक हो गया है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम है वो 30 मिनट के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। रोमन बोलता है, भले ये मैक्स तुम हो, इसको एक्टिवेट होने के बाद तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। ये बोलकर रोमन वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। इसके बाद सीन वापिस से उन लोगों पर आ जाता है। वहाँ पर भी अनाउंसमेंट होता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है। इसे सुनकर चानहो बोलता है, आखिर इसका क्या मतलब है। मैक्स गुस्से से बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है, ये मुझे काफी ज्यादा अनोइंग लग रहा है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर एक लिफ्ट ओपन हो जाती है और उस लिफ्ट में से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और धीरे धीरे उस लिफ्ट में से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं और वो जगह पूरी तरह से मॉन्स्टरों से भर जाती है और उन मॉन्स्टरों के सामने मैक्स और बाकी सभी लोग खड़े होते हैं। चानहो हैरानी से बोलता है, यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर, आखिर उस कम्युनिटी ने कितने सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको मॉन्स्टर बना दिया है। जिम्मी बोलती है, मुझे लगता है कि ये लैब मॉन्स्टर बनाने की एक फैक्ट्री बन गई है। और तभी हानियुल बोलता है, मुझे लगता है कि ये सभी मॉन्स्टर अवेकन एम्पूल से बनाए गए हैं। चानहो हानियुल की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, डायरेक्टर हानियुल अभी भी बहुत ज्यादा घायल है, इसलिए वो किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता है। ये सोचकर चानहो मैक्स से बोलता है, मैक्स मुझे लगता है कि अब सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैक्स अपने मन में सोचता है, फिलहाल के लिए तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलकर मैक्स अपनी घोस्ट किंग की डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि मैक्स की बॉडी से बहुत सारी पावरफुल एनर्जी निकलने लग जाती है। मैक्स की इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को देखकर वहाँ पर सभी मॉन्स्टर घबरा जाते हैं। हानियुल बोलता, आखिर ये कौन सी पावर है जो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है। जिम्मी और चानहो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वो जो लैब होती है वो घोस्ट किंग की डोमेन में बदल जाती है और वो सभी लोग घोस्ट किंग की डोमेन के अंदर आ जाते हैं। चानहो मैक्स से बोलता है, तो क्या तुम इस तरह की भी चीजें कर सकती हो। जिम्मी बोलती है, ये तो टेलीपोर्टेशन है, इसने हमें टेलीपोर्ट कर दिया है, क्या इसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। हानियुल बहुत ज्यादा हैरान होता है। हानियुल अपने मन में सोचता है, नहीं ये टेलीपोर्टेशन नहीं है, इसने तो पूरे लैब के एरिया को ही बदल दिया है। इसके पास कितनी खतरनाक और डरावनी एबिलिटी है। और फिर मैक्स अपने घोस्ट किंग के डोमेन को ओपन करने के बाद अपने डोमेन के अंदर अपनी घोस्ट किंग की आर्मी को भी समन कर लेता है, जिससे कि वहाँ पर जमीन में से काफी सारे घोस्ट सोल्जर बाहर निकलने लग जाते हैं। वो सभी जमीन में से निकलकर मैक्स के साइड में खड़े हो जाती है और मैक्स के ऑर्डर का इंतजार करने लग जाते हैं। और तभी मैक्स ऑर्डर दे देता है कि जाओ और उन मॉन्स्टरों को मार दो। मैक्स के ये कहती है वो सभी घोस्ट सोल्जर उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देते हैं और आगे से वो मॉन्स्टर भी उन सोल्जर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन दोनों के बीच में एक खतरनाक
फाइट स्टार्ट हो जाती है। मैक्स उन तीनों से बोलता है तुम लोग यहाँ पर सेफ हो, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। ये बोलने के बाद मैक्स वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाती हैं। और फिर हम रोमन को देखते हैं जो कि उस लैब में से बाहर जाने के लिए लिफ्ट के पास खड़ा होता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ सुनाई देता है। रोमन के सामने वाली जो लिफ्ट होती है वो टूट जाती है। उस लिफ्ट के अंदर देखकर रोमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस लिफ्ट के अंदर मैक्स होता है। मैक्स उस लिफ्ट से बाहर आ जाता है। मैक्स रोमन से बोलता आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम उन मॉन्स्टरों को मारने से पहले घर वापस जाना चाहती हो। रोमन अपने मन में सोचता है मैंने इस बंदे के बारे में जितना सोचा था ये उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये सोचकर रोमन अपने दोनों हाथ खुला करके मैक्स से बोलता है तुम जीत गया और मुझे मार दो। मैक्स रोमन को उसके कपड़ों से पकड़ लेता और मैक्स स्माइल करते हुए उससे पूछता है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो ये सुनकर रोमन बोलते है क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मैक्स खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोलते हैं मैंने हाल ही में घोस्ट किंग की डोमेन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल को हासिल किया है। और तभी सिस्टम मैक्स को बताता है कि घोस्ट किंग के पास में जो वश में करने वाली स्किल थी जिससे कि वो किसी भी डिमोनिक बिस्ट को वश में कर सकता था, वो स्किल एब्सोल्यूट रूलर यानी कि मैक्स को हासिल हो गई है। घोस्ट किंग की जो अनोखी स्किल थी घोस्ट आई, आपने स्किल को एक्टिवेट कर दिया है। मैक्स अपनी घोस्ट आई स्किल को एक्टिवेट करने के बाद रोमन को अपने वश में करने लग जाता है। रोमन चिल्ला के बोलता आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी रोमन मैक्स के वश में हो जाता है और वो वहीं पर नीचे जमीन पर गिर जाता है। और मैक्स रोमन की मेमोरी देखने लग जाता है कि किस तरह से उसने जिन को एक मॉन्स्टर बना दिया था और रोमन ने बहुत सारे लोगों को सैक्रिफाइस किया था, जिसके बाद उसको एक होनस बॉडी मिल गई थी। उस बॉडी के मिलने के बाद रोमन जब भी मरेगा उसकी जो आत्मा है वो किसी दूसरी बॉडी के अंदर इनकार्नेट हो जाएगी। ये सब कुछ देखने के बाद मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रोमन को उसके गले से पकड़कर दीवार के साथ में लगा देता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है कमीने तुमने बहुत सारे लोगों को सैक्रिफाइस दिया है ताकि तुम बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह पाओ, और अगर तुम अब मरना भी चाहते हो फिर भी मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। इसके बाद सीन वापिस से लैब के उस रूम में आ जाता है जहाँ पर रोमन उस रेड बटन को दबाया था। वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। लेकिन तभी उस रूम का गेट ओपन हो जाता है और वहाँ से एक और दूसरा गोटमैन आ जाता है। वो गोटमैन अपने पास एक चाबी निकालता है और वहाँ पर एक डिवाइस में अपनी चाबी को लगा देता है और उस चाबी को घुमा देता है, जिससे कि सिस्टम का जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला था वो स्टॉप हो जाता है। उसे स्टॉप करने के बाद वो गोटमैन भी एक राहत की सांस लेता है। वो गोटमैन बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर सिस्टम के सेल्फ डिस्ट्रक्ट को किसने ऑन कर दिया था। लेकिन तभी उस रूम का गेट टूट जाता है और वहाँ से मैक्स आ जाता है। मैक्स उस गोटमैन को देखकर बोलता है यहाँ पर तो एक और बकरी है। वो गोटमैन भी मैक्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मैक्स से पूछता है आखिर तुम कौन हो। आगे से मैक्स बोलता है क्या तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो, पहले तुम बताओ आखिर तुम कौन हो। वो गोटमैन बोलता है मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर और मेरा नाम प्रोफेसर पार्क है। ये सुनकर मैक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। जिमी सियोल क्लैन के लीडर हुआंगजुन के बारे में प्रोफेसर पार्क को सब कुछ बता देती है। सियोल क्लैन के लीडर हुआंगजुन के बारे में सब कुछ जानने के बाद प्रोफेसर पार्क भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। प्रोफेसर पार्क बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सियोल क्लैन के लीडर हुआंगजुन को जेल में डाल दिया गया है। ये सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास होंगमा क्लैन और उसके लीडर ली की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सभी का सबूत पड़ा है। तो हम बहुत ही जल्द सियोल क्लैन के लीडर हुआंगजुन को जेल से बाहर निकाल लेंगे। प्रोफेसर पार्क की गोटमैन वाली बॉडी को देखकर चानो जिम्मी से पूछता है क्या ये सच में प्रोफेसर पार्क है। जिम्मी बोलती है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो आवाज है ये डेफिनेटली प्रोफेसर पार्क की है, क्योंकि मेरी पहले भी प्रोफेसर पार्क के साथ में मुलाकात हुई है। हानुल प्रोफेसर पार्क को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। हानुल अपने मन में बोलता है मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि ये बंदा बिना अपने दिमाग को खोए बिना इसने एक मॉन्स्टर के साथ में पूरी तरह से फ्यूजन कर लिया है। प्रोफेसर पार्क हानुल की बॉडी को देखकर बोलते हैं तुम अपनी पूरी बॉडी को ओरा वेपन में बदलने में कामयाब हो गए, सच में ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। और फिर प्रोफेसर पार्क जिमी से बोलते हैं तो जिमी तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो ओरा डेंटिन की है। जिमी बोलती है आपने सही बोला प्रोफेसर। प्रोफेसर पार्क बोलता है मैं फ्यूजन एम्प्यूल का यूज करके तुम्हारे डेंटिन को रिकवर करने का ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा डेंटिन पूरी तरह से रिकवर हो पाएगा। जिमी बोलती है क्या इसकी थोड़ी सी भी संभावना है क्या कि मेरे डेंटिन फिर से रिकवर हो सकता है। और तभी मैक्स बोलता है प्रोफेसर बकरी मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी, आखिर तुम अपनी लैब में ऐसा भी क्या कर रहे थे जिससे तुम ऐसे दिखने लग गए हो। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर प्रोफेसर पार्क एक बकरी में कैसे बदल गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स प्रोफेसर पार्क से पूछता है, प्रोफेसर पार्क बकरे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। आखिर तुम अपनी लैब में ऐसा भी क्या कर रहे थे जिससे तुम ऐसे दिखने लग गए हो। प्रोफेसर पार्क मैक्स को बताता है कि जब हमने पहली बार मॉन्स्टरों के साथ में फ्यूजन का टेस्ट किया, उसका जो पहला टेस्ट सब्जेक्ट है वो और कोई नहीं बल्कि मैं खुद था। मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे लगा कि जो लोग अवेकन होकर हंटर बन चुके हैं वही लोग उस पोर्टल के अंदर जो मॉन्स्टर रहते हैं उनसे फाइट करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट के साथ में मिलकर मॉन्स्टरों और इंसानों का फ्यूजन के लिए एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें मैंने एक टर्मिनल बीमारी को डायग्नोस किया है। हमारी नींद का गोल ये है कि वो हमारी लाइफ को लंबा करना चाहती है, लेकिन हमारा गोल ये है कि हम अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए, और अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर फेल हो जाते हैं तो मैंने इसे ऑटोमेटिकली हाइबरनेट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया था। लेकिन तभी प्रोफेसर पार्क की बात सुनकर चानहो बोलता है, लेकिन एक सेकंड, अभी आपने अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रखा है क्या ये कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट नहीं है। प्रोफेसर पार्क चानहो को बताता है कि हाइबरनेट डिवाइस पर एक भारी शॉक लगने के कारण मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन मैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कामयाब हो गया। ये सब कुछ सुनकर चानहो मैक्स से बोलता है, अगर ये जो फोर्स है ये हाइबरनेशन डिवाइस पर एक बहुत बड़े इन्फेक्ट को क्रिएट करने जितना स्ट्रॉन्ग है तो इसमें कामयाब हुआ जा सकता है ना। आगे से मैक्स पहले से काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसने रोमन को टॉर्चर करके उसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी। मैक्स अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है। मैक्स गुस्से से बोलता है, उस कमीने रोमन ने मुझे जिन हॉर्सेस के बारे में बताया था इस प्रोफेसर बकरी को भी नहीं पता है उनकी लोकेशन कहाँ पर है। ये सुनकर हान्यूल काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो अपने मन में बोलता आखिर ये हॉर्सेस क्या है। चानहो मैक्स से पूछता है आखिर ये कमीने हॉर्सेस कौन है। मैक्स उनसे बोलता है मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, लेकिन मुझे रोमन को टॉर्चर करके पता चला है कि ये लोग लोगों को सेक्रीफाइस करके मॉन्स्टरों की जो पोर्टल होती है उनको ओपन करती हैं। ये सुनकर चानहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चानहो हैरानी से बोलते हैं क्या वो लोग मॉन्स्टरों की पोर्टल को ओपन कर रहे हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स ने रोमन को पकड़ लिया था। रोमन की एक जगह पर आंखें बंद होती हैं और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। रोमन देखते हैं कि वो एक जगह पर बंधा हुआ है। रोमन अपने मन में बोलता आखिर ये कमीना मैक्स मेरे साथ क्या करने का प्लान बना रहा है। रोमन जोर से चिल्ला के बोलते है कमीने मैक्स जल्दी से मुझे मार दो। और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर की लुक में मैक्स भी आ जाता है। मैक्स के हाथ में दो बड़े बड़े स्पाइक होते हैं। उन स्पाइक्स को देखकर रोमन की फटके चार हो जाती है। मैक्स रोमन को एक बहुत ही खतरनाक लुक से देखता है जिससे कि रोमन और भी ज्यादा घबरा जाता है। रोमन चिल्ला के बोलता आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। मैक्स रोमन से बोलता है तुम्हारी ये जो सोल है इसके ऊपर तुम्हारी जो मोटी चमड़ी है मैंने स्पाइक से उस चमड़ी को उतार दूंगा। ये सुनकर रोमन की और भी ज्यादा फट जाती है। इसके बाद मैक्स ने रोमन के कहां कहां पर स्पाइक डाला होगा ये हमें नहीं दिखाया गया है, बस इतना पता है कि रोमन ने सब कुछ मैक्स को बता दिया होगा। और फिर हम एक अलग ही प्लेनेट पर होनस की मीटिंग पॉइंट का सीन देखते हैं जिनके बारे में रोमन ने मैक्स को बताया था। वहां पर 4 होनस बैठे होते हैं। उनमें से ईस्टर्न एल्हेम बोलता है ईस्ट की साइड में एक अनएक्सपेक्टेड सा कांड हुआ है। ये सुनकर नॉर्थ वॉल्कस बोलता है क्या कांड हुआ, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वेस्टर्न क्रीना बोलती है मैंने सुना है कि जापानी सेंटर ने हाल ही में एक हाई लेवल की पोर्टल के ऊपर अटैक करके उसे क्लियर कर दिया है। लेकिन तभी वहां पर साउथ अजार बोलता है तुम लोगों को जो कुछ भी बोलना है वो जल्दी से बोल दो, मैं भूख के कारण मरा जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। एल्हेम बोलता है मैंने कोरिया में जिन 2 लोगों को अपनी अथॉरिटी और अपनी डोमेंशन दी थी मैंने उन लोगों को खो दिया है। वॉल्कस बोलते हैं क्या तुमने जिन 2 लोगों को डोमेंशन दी थी वो लोग मारे गए क्या, कोरिया में कोई इतना ज्यादा पावरफुल बंदा है जो उनको मार सकता है। एल्हेम बोलते हैं मैं तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हाई ग्रेड के डोमेंशन लेने वाले को उस बंदे से डील करने के लिए भेजा जाए जिसने मेरे डोमेंशन लेने वाले बंदों को मारा है। अजार गुस्से से बोलता है हम लोगों को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे संभाल लूंगा। एल्हेम अजार से बोलते हैं अजार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस बंदे के खिलाफ खुद कोई मूव क्यों नहीं ले रहा हूँ। ये सुनकर अजार कंफ्यूज हो जाता है। अजार हंसते हुए बोलते हैं कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं कहना चाहते कि वो ओरा यूजर अवेकन में उनसे हार जाऊंगा। ये सुनकर एल्हेम अजार को बताते हैं कि मेरे डोमेशन लेने वाले बंदों को जिसने भी मारा है वो कोई ओरा यूजर अवेकन यानी कि हंटर नहीं है। ये सुनकर वॉल्कस क्रीना और अजार एकदम से ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम चीफ और ब्रांच मैनेजर को देखते हैं। चीफ ब्रांच मैनेजर से बोलते हैं तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है एक होनस नाम का ग्रुप है जो लोगों को किडनैप करके उनको सेक्रीफाइस करके मॉन्स्टरों वाली पोर्टलों को ओपन करती है। आगे से ब्रांच मैनेजर बोलता आपने बिल्कुल सही बोला चीफ, ऐसा मेरा कहना नहीं बल्कि हंटर मैक्स का कहना है। ये सुनकर चीफ और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। चीफ बोलता अगर इस चीज के बारे में किसी और को पता चला तो एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और अगर इसके बारे में मीडिया को पता चल जाएगा तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए तुम इस चीज पर सीक्रेटली की होम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल दो। तो ब्रांच मैनेजर बोलता है ठीक है और मेरा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम उस प्रिजन का सीन देखते हैं जिस प्रिजन के अंदर सियोल क्लैन
के लीडर हुआंग जुन को कैद किया गया था। तो फाइनली सियोल क्लैन का लीडर हुआंग जुन भी उस प्रिजन से आजाद हो जाता है और वो सूट बूट पहनकर उस प्रिजन के सामने खड़ा होता है। और तभी हुआंग जुन को अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है। तो वो अपने पीछे की तरफ देखता है तो उसके पीछे जिमी होती है। जिमी हुआंग जुन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हुआंग जुन जिमी से बोलते हैं तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया, चलो जाकर टोफू खाते हैं जिसके अंदर हमें भर भर के सोयाबीन मिलेगा। जिमी बोलती है ठीक है, लेकिन आपको तो सोयाबीन से एलर्जी, और वो दोनों इस बात पर हंसने लग जाती हैं। इसके बाद जिमी हुआंग जुन से बोलती है लीडर यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिससे कि आपको मिलना चाहिए। ये सुनकर हुआंग जुन कंफ्यूज हो जाता है और फिर वहाँ पर एक गाड़ी में प्रोफेसर पार्क भी आ जाता है। प्रोफेसर पार्क हुआंग जुन से बोलता है तुम्हारा क्या हाल चाल है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं प्रोफेसर पार्क हूँ। सियोल क्लैन का लीडर हुआंग जुन प्रोफेसर पार्क को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हुआंग जुन चिल्ला के बोलता है ये तो क्रेजी है, मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, लेकिन ये सब क्या है। प्रोफेसर पार्क बोलता है मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता है, पहले तुम गाड़ी में आकर बैठ जाओ। और फिर वो तीनों उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद हुआंग जुन प्रोफेसर पार्क से बोलता है यार ये तो पागलपन है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा एंड इस तरह होगा। प्रोफेसर पार्क बोलता है चिल्लाना बंद करो, मैंने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है। इसके बाद ये दोनों आपस में काफी सारी बकचोदी करते हैं जो कि किसी भी काम की नहीं है। इन दोनों की बकचोदी को सुनकर जिमी अपने मन में बोलती है इन दोनों की बातों को सुनकर ये तो पता चल रहा है कि ये कितने ज्यादा पक्के दोस्त हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जल्दी जल्दी में जा रही होती है और तभी उस लड़की को एक आवाज सुनाई देती है आखिर तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ पर जा रही हो। उसे सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है और इस बंदे को हमने पहले के एपिसोड में भी देख रखा है। इसने पहले भी एक लड़की को रात के अंधेरे में मार दिया था। वो लड़की उस बंदे को देखकर बोलती है आखिर तुम कौन हो और तुम क्या करना चाहते हो। तो ये सुनकर वो बंदा स्माइल करने लग जाता है, लेकिन तभी उसे वहां पर कुछ फील होता है। उसके ऊपर अचानक से एक बंदा अपने डैगर से अटैक कर देता है। तो वो उसके अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ हो जाता है और हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला बंदा हाउजून होता है। हाउजून अपने साथ वाली लड़की से बोलते हैं तो फाइनली हम दोनों ने साथ में मिलकर उस क्रिमिनल को ढूंढ लिया जो रात के अंधेरे में लोगों को किडनैप करता है। मिजी तुम यहाँ से चली जाओ और टीम लीडर की होंग को मेरी हेल्प करने के लिए बोल देना। तो ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम मिजी है वो बोलती है ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इन दोनों की बातें सुनकर वो क्रिमिनल बोलता है अच्छा तो ये तुम दोनों का एक ट्रैप था, और क्या तुम वही हंटर नहीं हो जिसने होंगमा क्लैन के लीडर ली को मारा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। हाउजून उस क्रिमिनल को देखकर अपने मन में बोलता आखिर ये बंदा इतना ज्यादा रिलैक्स कैसे और इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर लिया। लेकिन इसकी बातों से ये तो पता चल रहा है कि ये कमीना उस कमीने ली के साथ था। ये सोचकर हाउजून बहुत ही स्पीड से मूव करता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उस क्रिमिनल के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है उस कमीने ली को मेरे ही हाथों से मरना चाहिए था। हाउजून जैसे उस क्रिमिनल के ऊपर अटैक करता है तो वो क्रिमिनल बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद हाउजून काफी बार उस क्रिमिनल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो क्रिमिनल बहुत ही आसानी से उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है। वो क्रिमिनल स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हारे पास जितनी स्किल है, स्किल का यूज करके तुम ली को नहीं मार सकते हो। हाउजून एक बार फिर से उस क्रिमिनल के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तो फिर क्या है, मैं तुम्हें मार दूंगा। हाउजून जैसे उस क्रिमिनल के गले के ऊपर अटैक करता है तो वो क्रिमिनल बहुत ही आसानी से अपने हाथ से उसके डैगर को रोक लेता है। ये देखकर हाउजून एकदम से ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो क्रिमिनल गुस्से से बोलता है तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ये बोलकर वो हाउजून की गर्दन के ऊपर अटैक करके बहुत ही स्पीड से उसके बगल से निकल जाता है। ये देखकर हाउजून बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और तभी उसकी जो गर्दन होती है वो उसकी बॉडी से कटकर अलग हो जाती है और हाउजून वहीं पर मारा जाता है। हाउजून को मारने के बाद वो क्रिमिनल एक स्माइल करता है, लेकिन तभी वो हैरानी से बोलता है कि जैक ने मुझे कहा था कि मुझे इन एसोसिएशन के कमीनियों को नहीं मारना है। और फिर वो क्रिमिनल कुछ याद करके खुश हो जाता है। वो बोलता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, लैब के अंदर हमने जिस बंदे को खोया वो और कोई नहीं बल्कि जैक ही था, लेकिन मुझे ठीक से उसका नाम याद नहीं है, उसका नाम जैक था या फिर रोमन, लेकिन जो भी हो ये सब कुछ मेरे लिए ठीक है। ये बोलने के बाद वो क्रिमिनल वहाँ से पीछे की तरफ जाते हुए बोलता आखिर वो कमीनी लड़की कहाँ पर चली गई है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था उस क्रिमिनल ने हाउजून को मार दिया था और एपिसोड के एंड में वो वहाँ से जाते हुए बोलता आखिर वो कमीनी लड़की कहाँ पर चली गई है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर हाउजून ने मरने से पहले उस क्रिमिनल की एक वीडियो को ब्रांच मैनेजर को सेंड की होती है। ब्रांच मैनेजर उसी वीडियो को देख रहा होता है। उस वीडियो को देखने के बाद ब्रांच मैनेजर अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और की होंग से बोलता है हाउजून ने मरने से पहले ये वाला वीडियो मुझे सेंड किया था, क्या तुम्हें उस किलर के बारे में कुछ पता चला। की होंग बोलता है हाँ उसका नाम चोंगसिक और वो एक डी रैंक का अवेकनर है, उसने 3 साल पहले ईरान के अंदर काम किया था। और इसके अलावा मुझे लगता है कि एक होनस नाम की ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर काफी सारे हंटरों को रिक्रूट किया जा रहा है। और फिर ब्रांच मैनेजर कीहॉग से पूछता है और उस रोमन के बारे में क्या है जो कि गेट सीकर टीम से है, उसको किसने मारा है। कीहॉग ब्रांच मैनेजर को बताते है कि उसका नाम रोमन है और उसे भी हॉनस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट किया गया था। उसे अपने आइडेंटिटी को चेंज करके उसने हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। और डायरेक्टर चानहो ने हमें बताया उसकी जो मौत है वो रिसर्च लैब के अंदर हुई है। ब्रांच मैनेजर बोलता है ये हॉनस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एस क्लास के हंटरों के लिए ओपन की गई है। हम इन कमीनों को पकड़ने के लिए एसोसिएशन के सभी हंटरों को इनके पीछे लगा देंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम डायसू क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सीओ डोंगचुंग जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए चानहो से बोलता है मुझे ये कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। ये सुनकर चानहो आगे से स्माइल करते हुए मन में सोचता आखिर ये बंदा यहाँ पर फिर से क्यों आ गया है। ये सोचकर चानहो सीओ डोंगचुंग से बोलता है हाँ बताओ आखिर तुम मुझसे क्या बोलना चाहते हो। सीओ डोंगचुंग चानहो से बोलता है मैं एक होप नाम का अनाथ आश्रम चलाता हूँ, तुमने उसके बारे में तो सुना ही होगा। चानहो बोलता हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें उन बच्चों की देखभाल की जाती है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। ये सुनकर सीओ डोंगचुंग खुश हो जाता है। वो चानहो से बोलता है अगर डायरेक्टर चानहो को इसके बारे में पहले से ही पता है तो मुझे यकीन है कि हम अच्छा साथ निभाएंगे। इस साल हम वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक रेजिडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन जो पोर्टल है हम उनके ऊपर अटैक करके उनको क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टलों की कमी आ चुकी है, इसलिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर चानहो बोलता अच्छा तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम हमसे फंड लेना चाहते हो। और फिर सीओ डोंगचुंग चानहो से हाथ मिलाते हुए बोलता अगर तुम्हें कभी भी मेरी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। आगे से चानहो बोलता है हमने अभी तक ये सब कुछ डिसाइड नहीं किया है, मुझे इसके बारे में मैक्स से बात करनी होगी। सीओ डोंगचुंग बोलता है हाँ तुम उससे बात कर सकते हो, हमने काफी अच्छी बात की है, इस पर सोच समझ कर डिसीजन लेना। ये बोलकर सीओ डोंगचुंग वहाँ से चला जाता है। सीओ डोंगचुंग के वहाँ से जाने के बाद चानहो अपने सिर को खुजाते हुए बोलते हैं ये कमीना चाहते हैं कि मैं इसे 400 बिलियन का फंड दूं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम ली चांगसी को देखते हैं जो मस्त आराम से रनिंग कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है। वो ली चांगसी को देखकर स्माइल करता है। ली चांगसी उससे पूछते है आखिर तुम कौन हो, लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता, वो उल्टा ली चांगसी के ऊपर अटैक कर देता है। ली चांगसी जल्दी से नीचे की तरफ होकर उसके अटैक को डॉज कर देती है और हम देखते हैं कि उस बंदे का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस बंदे की पंच की जो फोर्स होती है वो पीछे काफी दूर तक चली जाती है। ली चांगसी उस बंदे से बोलती है तुम्हारा ये नॉर्मल अटैक मुझ पर काम नहीं करने वाला। ये बोलकर वो अपनी किक से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो बंदा बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। वो बंदा ली चांगसी से बोलता है तुम काफी ज्यादा कूल हो, लेकिन तुम कितनी भी ज्यादा कूल क्यों ना हो, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कूल हूँ। ये बोलकर वो बंदा अपने एक स्किल को एक्टिवेट करके ली चांगसी के ऊपर अटैक कर देता है। ली चांगसी हैरानी से अपने मन में बोलती है मैं अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रही हूँ, और वो उस बंदे के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ कर लेती है। उस बंदे का अटैक जैसे ली चांगसी से टकराता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर सीन चेंज होता है। हम होप अनाथ आश्रम का सीन देखते हैं जहाँ पर सीओ डोंगचुंग अपनी सिस्टर से बोलता है इस साल के 6ठे महीने के अंदर हम एक अपार्टमेंट को बनाने वाले हैं जहाँ पर हमारे लोग आराम से और सेफली रह सकते हैं, इसलिए हमने डायसू क्लैन से पैसे उधार लेने का डिसाइड किया है। उसकी सिस्टर बोलती है क्या डायसू क्लैन हमें इतने सारे पैसे देगा। सीओ डोंगचुंग बोलता अगर मैं उनके साथ में मिलकर एक ऐसे रैंक की पोर्टल को क्लियर करता हूँ तो वहाँ से हमें काफी सारे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन तभी सीओ डोंगचुंग को अपने पीछे कुछ खतरनाक फील होता है। वहाँ पर सीओ डोंगचुंग के पीछे एक बंदा आ जाता है। सीओ डोंगचुंग चिल्लाकर अपनी सिस्टर से बोलते हैं सिस्टर सॉरी, लेकिन तुम सभी लोगों को लेकर मॉन्स्टर शेल्टर के अंदर जाकर छुप जाओ। सीओ डोंगचुंग को इतनी ज्यादा टेंशन में देखकर उसकी सिस्टर भी काफी ज्यादा हैरान होती है। सीओ डोंगचुंग उससे एक बार फिर से बोलते हैं क्या तुमने सुना नहीं, जल्दी से मॉन्स्टर शेल्टर के अंदर जाकर छुप जाओ। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो मस्त आराम से आ रहा होता है, और तभी वो अपने सामने की तरफ देखता है तो सीओ डोंगचुंग अपने वेपन को लेकर सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो बंदा जल्दी से अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है जिससे कि सीओ डोंगचुंग का अटैक सीधा उस शील्ड से जाकर टकराता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से सीओ डोंगचुंग पीछे की तरफ हो जाता है। सीओ डोंगचुंग अपने मन में सोचता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और फिर वो बंदा सीओ डोंगचुंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लग जाता है। उसे देखकर सीओ डोंगचुंग स्माइल करते हुए बोलता है लास्ट टाइम जब मैंने पोर्टल को क्लियर किया था तो मैंने उस पोर्टल को बहुत ही आसानी से क्लियर कर दिया था, क्योंकि वो पोर्टल बहुत ही लो रैंक की थी, इसलिए मुझे उसमें ज्यादा मजा नहीं आया। लेकिन इस बंदे को हराने के लिए मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वो बंदा अपने अटैक को चार्ज करने के बाद अपनी सारी एनर्जी को अपनी दोनों उंगलियों के ऊपर लेकर आ जाता है और वो उसे सीओ डोंगचुंग के ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है। आगे से सीओ डोंगचुंग अपने वेपन को घुमाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर सीन चेंज होता है। हम रियू सियो के घर के बाहर का सीन देखते हैं, वहाँ पर भी एक डिमेल लड़की खड़ी होती है। इसके बाद हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, वहाँ पर रियू सियो एक बहुत ही खतरनाक स्माइल कर रही
होती है, क्योंकि र्यूसियो ने मैक्स के एक बाल के टुकड़े से उसके एक डॉल बनाई होती है। र्यूसियो बोलती है फाइनली मैंने बॉस के एक बाल के टुकड़े से इस डॉल को कंप्लीट कर लिया है। ये बोलकर र्यूसियो उस डॉल को अपने गले से लगा लेती है और बोलती है ये कितना ज्यादा क्यूट है। और दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारकर उनकी डेड बॉडी के ऊपर बैठा होता है। र्यूसियो ने जैसे ही मैक्स की डॉल को अपने गले से लगाया था ये चीज थोड़ी सी मैक्स को भी फील हो जाती है। मैक्स बोलता है मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। और फिर वो डीमन लड़की जो कि र्यूसियो के घर के बाहर खड़ी होती है वो अपनी एनर्जी को अपने हाथ में रिलीज करते हुए बोलती है चलो इसे जल्दी से मारती है। ये बोलकर वो डीमन लड़की र्यूसियो के घर के अंदर चली जाती है और वो वहाँ पर वो एक बेहोशी वाली गैस को छोड़ देती है, जिससे कि घर के अंदर र्यूसियो को काफी ज्यादा नींद आने लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी मैक्स की जो डॉल होती है वो उठ जाती है और वो अपने अंदर से काफी सारी एनर्जी निकालने लग जाती है। और उसी टाइम वो डीमन लड़की भी वहाँ पर अंदर आ जाती है। वो डीमन लड़की अंदर आने के बाद अपने हाथ में एक स्टिक बुलाती है जिसके ऊपर एक क्रिस्टल लगा होता है। वो डीमन लड़की बोलती है मैं इस जगह को डेड बॉडी का अल्टर बना दूंगी। और उसी टाइम वहाँ पर मैक्स की डॉल भी आ जाती है। उसे देखकर वो डीमन लड़की हैरान हो जाती है। मैक्स की डॉल से बहुत ही खतरनाक तरीके से एनर्जी निकल रही होती है और साथ ही उसके हाथ में एक डैगर भी होता है। वो डीमन लड़की मैक्स की डॉल को देखकर बोलती है आखिर ये इतनी ज्यादा डरावनी डॉल यहाँ पे क्या कर रही है। ये सुनकर मैक्स की डॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उस डीमन लड़की से बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। आगे से वो डीमन लड़की बोलती है अगर मैं इस डॉल के ऊपर अपनी कर्ज की फायर से अटैक करती हूँ तो जरूर ये डॉल मारी जाएगी। ये बोलकर वो अपनी स्टिक से अपनी कर्ज की फायर से उस डॉल के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ मैक्स की डॉल भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने हाथ में डैगर को पकड़े हुए उस डीमन लड़की की तरफ आने लग जाती है। उस डीमन लड़की की कर्ज फायर का अटैक मैक्स की डॉल के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं पड़ता। मैक्स की डॉल सीधे उस डीमन लड़की के पास आकर अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। आगे से वो डीमन लड़की अपने स्टिक से अपने ऊपर एक शील्ड बना लेती है। मैक्स की डॉल उस डीमन लड़की से बोलती है मैं तुम्हें चीरकर मार डालूंगी। ये बोलकर वो उसकी शील्ड के ऊपर अटैक करके उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि वो डीमन लड़की नीचे जमीन पर गिर जाती है और मैक्स की डॉल उसके पेट के ऊपर चढ़ जाती है और वो अपने डैगर से काफी बार उसके पेट के ऊपर अटैक करती है। और फिर लास्ट में मैक्स की डॉल अपने डैगर को ऊपर की तरफ करके उसे बहुत ही स्पीड से डीमन लड़की के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि र्यूसियो के घर में उस डीमन लड़की के एक जोरदार चीख सुनाई देती है और उस डीमन लड़की का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पर होता है एंड।